गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में हम पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 यानी मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 का इंट्रोडक्शन और इस एक्ट को क्यों बनाया गया था, उसके पीछे रीजंस क्या थे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और जो वेजेस का मीनिंग क्या है और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, तो उसके बारे में हमने डिटेल जो वीडियो पहले बना चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो अदर प्रोविजंस हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के उनको समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। देखिए, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। इसमें जो सेक्शंस को थोड़ा सा हमें समझना है क्योंकि कुछ चीजें हैं वो सेक्शंस पर आधारित है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, फिक्सेशन यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड यानी सेक्शन 4 में। फर्स्ट है responsible person for fixation of wage period are mentioned in section 3। ठीक है, अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझना कि वेज पीरियड की हम बात कर रहे हैं। जब हमने जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्यों बनाया था, इसके रीजंस पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने एक बात को समझा था कि पहले वेजेस पेमेंट का जो वेजेस पेमेंट के लिए जो पीरियड है वो फिक्स नहीं होता था। कभी 1 महीने से किसी को सैलरी दिया, कभी हो सकता है कि 6 महीने से पेमेंट किया, कभी 1 साल से, कभी 2 साल से। इस प्रकार से जो एम्प्लॉयर थे अपने एम्प्लॉयज को या वर्कर को उनके वेजेस का पेमेंट किया करता था। कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट में तो जनरली 1 महीने के बाद जो उनका वेजेस है वो या जो भी रेम्यूनरेशन है उसका पेमेंट कर दिया जाता है एम्प्लॉयज को। बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एक प्रकार से रजिस्टर्ड संस्था हैं उसमें भी महीने बाद जो है जनरली पेमेंट कर दिया जाता है। हो सकता है 10-15 दिन ज़्यादा लेट हो जाए, बट हो जाता है। बट जब हम बात करते हैं अनरेगुलेटेड एरियाज की या जो इंडस्ट्रीज की जहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशन वर्क नहीं करता, तो वहाँ पर आज भी क्या है कि वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का जो वेजेस है, तनख्वाह, मजदूरी, वो रोक लिया जाता है और फिर उसका भुगतान एक मतलब फिक्स नहीं है कि एक निश्चित समय के बाद कर दिया जाएगा। जैसी एम्प्लॉयर की मर्जी उसी के अनुसार उनको वेजेस का पेमेंट किया जाता है। तो इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए इस एक्ट को बनाया गया। तो इस एक्ट में सबसे पहले बात की गई है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड यानी वेज पीरियड, मजदूरी अवधि का निर्धारण करना, ठीक है ना। यानी मजदूरी अवधि का मतलब क्या है कि कितने समय के बाद जो है कर्मचारियों को या वर्कर्स को या लेबरर्स को जो है उनकी मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, ठीक है ना। ये हो सकता है कि डेली बेसिस पे पेमेंट कर दिया जाए या फिर वीकली पेमेंट कर दिया जाए या मंथली पेमेंट कर दिया जाए। अब क्या होता है कि कंपनियां हैं वो
डेली पेमेंट करना नहीं चाहते, क्योंकि वो डेली पेमेंट करे तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो क्या है, उनको क्लरिकल काम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका डेली अकाउंटिंग करना, और इसमें जो समय भी लगता है, रिसोर्सेज भी जो है उनको अकाउंटेंट भी रखना है ज़्यादा, क्लर्क भी रखने पड़ेंगे। और एक तरीका है कि वीकली कर दें, बट सभी कंपनियां जो है प्रेफर करती हैं कि मंथली बेसिस, ठीक है ना, ये सबसे सही है, क्योंकि अधिकतम जो सीमा है वेजेस पीरियड का पेमेंट के लिए वो 1 मंथ है, ठीक है ना। 1 मंथ से ज़्यादा जो है डिले नहीं कर सकते, बट चाहे तो वो उससे पहले जो है जो वेजेस पीरियड है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कंपनियां हैं जो है मैक्सिमम पीरियड को ध्यान में रखकर ही अपना वेज पीरियड है वो डिसाइड करती है, ठीक है, और उसके आधार पर वर्कर्स को जो है या लेबरर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको पेमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, यानी मजदूरी अवधि का निर्धारण कौन करेगा। देखिए, मजदूरी अवधि का निर्धारण वही व्यक्ति करेंगे जो मजदूरी भुगतान के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आप लास्ट वीडियो में देखना, उसमें मैंने बताए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है ना, मजदूरी भुगतान का दायित्व, ठीक है। उसमें मैंने आपको इंडस्ट्री के अंदर कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, ये मैंने अलग अलग पर्सन जो भी ऑथराइज्ड व्यक्ति होंगे जिन्हें हमने ये सेक्शन 4 है, सेक्शन 3 के अंदर जो मेंशन किए थे नेम, वही व्यक्ति जो वेजेस के पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होंगे वेज पीरियड को फिक्स करने के लिए कि कितने टाइम के बाद है कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह या मजदूरी या सैलरी का भुगतान किया जाए, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम वेज पीरियड फॉर पेमेंट, वेज पीरियड फॉर पेमेंट ये है 1 मंथ। अधिकतम वेज पीरियड कितना डिसाइड किया जा सकता है, 1 महीना। कैसे समझेंगे कि कंपनी चाहे तो जो वर्कर काम करते हैं कंपनी के पास, या जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी जिन पर ये एक्ट लागू होता है, उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले वर्कर्स को यदि संस्थान चाहे तो डेली बेसिस पर उनके रेम्युनरेशन या मजदूरी है, वेजेस, उनका पेमेंट कर सकता है, वीकली कर सकता है, हाफ मंथली कर सकता है, और कोई भी जो डिफरेंट वेज पीरियड जो चूज कर सकता है। बट एज पर द लॉ अधिकतम कितना मैक्सिमम वेज पीरियड क्या हो सकता कि 1 महीना आप डिले कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा है आप डिले नहीं कर सकते। जो भी मजदूरी है उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो जनरली सब जगह हम देखते हैं कि 1 महीने के बाद कर्मचारियों को सैलरी दे दी जाती है, ठीक है ना। जो व्यक्ति जैसे ही महीना पूरा हुआ उसके बाद उनको पेमेंट दे दिया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि जो भी जिस महीने में काम किया उस महीने को कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट महीने में कि 1, 2, 5 या 10 तारीख से पहले सबको पैसा मिल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि इसके लिए कानून बना है, लॉ बना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप समझ गए हो। एक तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है वेज पीरियड को फिक्स करने के लिए, तो ये वही पर्सन है जिनका हमने सेक्शन 3 में जो लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके, उनके जो नेम हमने समझे थे, वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होंगे वेज पीरियड को फिक्स करने के लिए। और मैक्सिमम वेज पीरियड कितना हो सकता है कि 1 मंथ। तो देखिए, पहले जो प्रॉब्लम थी कि 1 साल तक 6 महीने तक पैसा रोक रखा है, पैसा नहीं दे रहे हैं मजदूरी का वर्कर्स को, तो ये समस्या इस कानून से हल हो गई, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रोविजंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट कर लें पहले।
नेक्स्ट है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। अब देखिए लास्ट टॉपिक में हमने समझा था फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। वेज पीरियड का मतलब क्या है कि जो वेजेस है उसको जब आप अक्यूमुलेट करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, तो अधिकतम क्या है, एक महीने की वेजेस को आप जोड़कर उसका पेमेंट एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके बारे में था। यहाँ पर हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जिससे पहले ठीक है ना, वेजेस का पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। वेज पीरियड का मतलब क्या होता है कि या तो आप जो है पूरा वीक का जो वेजेस है उसको इकट्ठा करके एक साथ दे सकते हैं। ठीक है ना, या फिर हो सकता है आप 15 डेज का वेजेस इकट्ठा करके जो एक साथ है लेबर को दे सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पर भी आप दे सकते हैं। 20 डेज का भी आप एक पीरियड बना के भी वेजेस पे कर सकते हैं। बट मैक्सिमम जो वेजेस है वो पीरियड कितना हो सकता है, 1 मंथ। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने की वेजेस को इकट्ठा करके और फिर एक साथ पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है ना, अधिकतम 1 महीने की वेजेस को आप इकट्ठा करके एक साथ दे सकते हैं या पे कर सकते हैं। अब देखिए टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस यानी मजदूरी भुगतान का समय। अब इसमें हमने जो है 4 कैटेगरी बनाई है, उसको समझना है। ठीक है ना, 4 कैटेगरी है और उसमें अदर डिफरेंट टाइप्स के प्रोविजंस है। फर्स्ट है ये नंबर पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ number of persons employed in factory or other establishment or in railway अब देखिए इनके संबंध में क्या प्रोविजन है। देखिए फर्स्ट जो सिचुएशन क्या है, इफ persons employed are less than 1000। ठीक है, इफ पर्सन्स एम्प्लॉयड आर लेस देन 1000। देखिए जो भी हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, अदर एस्टेब्लिशमेंट, रेलवे का, यदि उसमें 1000 से कम लोग काम करते हैं तो ठीक है। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, इफ persons employed are more than 1000। ठीक है, यदि एम्प्लॉयड पर्सन 1000 से अधिक हैं, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, और 1000 से कम है तो फिर क्या होगा, इसे समझना है। अब देखिए जब यदि 1000 से कम वर्कर
काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो उस सिचुएशंस के अंदर मैं आपको लिख देता हूं बिफोर 7th डे, ठीक है ना। और यदि 1000 से ऊपर वर्कर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या है, बिफोर 10th डे। अब इसको समझना है, ये बिफोर 10th डे या बिफोर 7th डे का मतलब क्या है। देखिए एक वेज पीरियड होता है जैसे 1 मंथ का, ठीक है ना। 1 मंथ का वेजेस पीरियड है, यानी 1 मंथ के बाद जो पूरे महीने की जो तनख्वाह बनती है वो कर्मचारी को, वर्कर को पे की जाएगी। अब उसमें एक ड्यू डेट होती है, पेमेंट ड्यू डेट, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है कि किसी महीने की, ठीक है ना, जैसे मैं बात करता हूं जनवरी की, ठीक है ना। जनवरी में एक वर्कर है जिसने 1 से लेकर और 31 जनवरी तक काम किया किसी फैक्ट्री के अंदर, तो उसका वेजेस जो पीरियड है जो फैक्ट्री ने अडॉप्ट कर रखा है वो है 1 मंथ। तो 1 मंथ के हिसाब से देखिए तो 31 जनवरी को उसका जब वो काम कर लेगा तो उसका वेज, पेमेंट ऑफ वेज जो है ड्यू हो जाएगी, यानी उसको उस दिन उस दे तिथि होगी, उस दिन उसे उस कंपनी है उसको भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना, वेजेस पीरियड, ठीक है ना। क्योंकि 1 महीने का वेजेस पीरियड है, पूरे महीने वर्कर ने काम किया 1 तारीख से लेकर 31 तारीख, तो 31 तारीख क्या हो जाएगी, ड्यू डेट, ठीक है ना। अब जब हम बात करें इस फैक्ट्री के अंदर और 1000 से कम वर्कर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या नियम है, कब वेजेस का पेमेंट करना है, बिफोर 7th डे। कैसे होगा बिफोर 7th डे, जो नेक्स्ट मंथ है फरवरी का, ठीक है ना, यानी जो द डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ड्यू डेट, यानी जो दे तिथि के बाद जो भी आने वाले दिन है उन दिनों को काउंट किया गया यहाँ पर। तो 7 फरवरी, ठीक है ना, यानी फरवरी की 7 तारीख से पहले है जो वर्कर को उनका वेजेस मिल जाना चाहिए, ठीक है। और जब हम देखिए ये जो जनवरी का पूरा वेजेस है, यदि इस फैक्ट्री में टोटल वर्कर्स 1000 से कम है तो 7 फरवरी से पहले उनका वेजेस का पेमेंट हो जाना चाहिए। दूसरा सिचुएशन क्या है, यदि वर्कर का जो है नंबर ऑफ वर्कर मोर देन 1000 है तो उस केस में जो 10 फरवरी है उससे पहले जो जनवरी महीने की वेजेस का पेमेंट है वो वर्कर्स को कर देना चाहिए। तो इसके बारे में ये जो नियम है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि यदि 1 मंथ का वेजेस पीरियड फिक्स किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 1 मंथ का ही हो, 1 मंथ से पहले भी हो सकता है वेजेस पीरियड। जैसे 1 वीक की बात हुई है, वेज पीरियड 1 वीक फिक्स कर दिया, तो 7 दिन के बाद जो भी आने वाले नेक्स्ट 7 डेज होंगे उसके अंदर पेमेंट करना है, यदि नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन लेस देन 1000, और यदि number of person more than employed person more than 1000, that in that case the payment of salary will be made before completion of 10th day of upcoming month after due date, ठीक है ना। जो नेक्स्ट मंथ होगा या जो भी नेक्स्ट डेज होंगे जो ड्यू डेट के बाद में, तो उसमें 10 दिन से आने वाले 10 दिन से पहले वेजेस का पेमेंट हो जाना चाहिए। बहुत आसान शब्दों में समझना चाहे कि जैसे आप कहीं किसी संस्थान में काम करते हैं जिस पर ये एक्ट लागू होता है, तो आपको सैलरी मंथ के बेसिस पे दी जाती है, मंथली बेसिस पे, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 1000 से कम काम करते हैं तो देखिए आपकी सैलरी जो भी जब मंथ पूरा हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जो अगले 7 दिन हैं उससे पहले 7 तारीख से पहले आपको भुगतान मिल जाना चाहिए, ठीक है। ये जो है लो कहता है। यदि
वर्किंग पर्सनल का जो नंबर है वो 1000 से ज़्यादा है तो उस केस में 10 तारीख से पहले पहले जो आपको सैलरी मिल जाना है। ठीक है, ये 2 नियम है। अब हम बात करते हैं जो इसी में थर्ड प्रोविजन है, इन केस ऑफ डॉग राफ जेटी और इन माइन। अब यदि देखिए कोई वर्कर डॉक एक प्रकार से घाट है, ठीक है ना, जहां पर देखिए जो पोर्ट है वो बड़ा होता है, ठीक है ना, तो नदियों के किनारे जो डॉक है या वो बना रहता है, ठीक है ना। राफ्ट जेटी है, राफ्ट मतलब घाट एक प्रकार का, और ये जेटी, ठीक है ना, ये पोर्ट पर जहाँ पर जहाज खड़ी होती है वहाँ पर जो काम करते हैं वर्कर तो उसको हम जेटी कहते हैं। और माइन यानी खदान, तो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के संबंध में क्या नियम है, ठीक है ना, तो उसके संबंध में है बिफोर expiry of second working अब देखिए जनरली जो वेजेस का पेमेंट है वो डेली बेसिस पर किया जाता है, ठीक है ना, परंतु यदि वेज पीरियड कोई फिक्स कर दिया है इस प्रकार के कर्मचारियों के लिए जो किसी घाट पर या किसी बंदरगाह पर काम करते हैं, जेटी पर, डॉक पर, ठीक है ना, तो उन कर्मचारियों को उनके जो वेजेस का जो पेमेंट है वो ड्यू डेट के बाद जो भी नेक्स्ट जो सेकंड वर्किंग डे होगा उससे पहले सेकंड वर्किंग डे की एक्सपायरी से पहले उनको वेजेस मिल जानी चाहिए, ये नियम है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट जो हमने जो पॉइंट्स है या जो प्रोविजंस है टाइम फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस इसको कंप्लीट कर दिया है। यानी फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ पर्सन्स के आधार पर यदि हम देखें तो वेजेस के पेमेंट के लिए क्या टाइम फिक्स है। तो ये उम्मीद है 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं। एक था यदि जो वर्किंग मेंबर्स हैं उनकी संख्या यदि 1000 से कम है, एक है 1000 से ज़्यादा है, और एक है यदि कोई डॉक, राफ्ट, जेटी या कोई माइन में काम करता है तो उस केस में क्या प्रोविजंस होंगे, ठीक है। और ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वह है सेक्शन 5, ठीक है ना। सेक्शन 5 में इन्हें डिफाइन किया गया है। और ये जो पॉइंट ए की हम बात कर रहे हैं ये है सेक्शन 5, ठीक है, और सब क्लोज 1, ठीक है, ये सेक्शन, तो ये प्रोविजन है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजन टाइम पीरियड है, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इन्हें नोट करें और ध्यान से समझें।